नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे 19 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम UPPCS, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, उत्तराखंड के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह लाभदायक होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। पहली खबर है ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नावल फोर्स बिगिन। यानी भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। यह 2 दिवसीय है, यानी 18 और 19 जून को होगा, आज चलेगा। तो इंडियन नावल शिप त्रिकंद इज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नावल फोर्स, जिसे कहेंगे EUNAVFOR, ज्वाइंट नावल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी में, फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस। यानी किसके लिए? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अब एंटी पायरेसी संचालनों के लिए अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना, यूरोपीय संघ नौसेना बल, जिसको EUNAVFOR कहा जा रहा है, संयुक्त रूप से वहां उनके सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह जो है अभ्यास शुक्रवार यानी 18 जून से ही, कल से ही शुरू हुआ है और चार नौसेनाओं के कुल 5 युद्धपोत इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी अदर वॉरशिप इंक्लूड द इटालियन नेवी शिप ITS, इसका नाम ध्यान रखेंगे, कैराबिनेरे, ये पॉइंट याद रखेंगे। द स्पेनिश नेवी शिप ESPS, इसका नाम क्या है? नेवोरा, यह ध्यान रखेंगे। एंड द 2 फ्रेंच नेवी शिप FS टोनोरे एंड FS सोरकुर्फ, ये ध्यान रखेंगे। द 2-day exercise will see high-level naval operations at sea, including advanced air defense and anti-submarine drills, cross-deck helicopter operations, tactical maneuvers, boarding operations, underwater replenishment, search and rescue, man overboard drills and other maritime security operations। यानी इस 2 दिवसीय जो अभ्यास है, इसमें उच्च स्तरीय नौसैनिक अभियान इसमें आयोजित होंगे, जिसमें उन्नत वायु रक्षा एवं पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक युद्धाभ्यास, बोर्डिंग संचालन, अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, खोजबीन एवं बचाव, मैन ओवरबोर्ड ड्रिल्स एंड अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान इसमें सम्मिलित हैं। दोस्तों, यह जो इसके करने के पीछे, इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के पीछे, यानी इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है, यानी समुद्री लुटेरे लोग इस तरफ जो है, तो उनसे कैसे निपटा जाए, इन सब के बारे में इसमें अभ्यास में यह जो है एक्सरसाइज की जा रही है। तो ये वर्चुअल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्सरसाइज इज also being conducted between the Indian Naval Information Fusion Center and Indian Ocean Region and Maritime Security Center, Horn of Africa on 18th June। अब देखिए यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो ये ऐसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका निकला हुआ है जो कि इधर हिंद महासागर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो इथोपिया है, इरिट्रिया है, सोमालिया है, ये सब क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र के बीच एक आभासी ढंग से सूचना साझा करने का अभ्यास भी आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो EUNAVFOR एंड द इंडियन नेवी वर्क टुगेदर ऑन ए रेंज ऑफ इश्यूज including piracy operations and the security of ship deployed under the World Food Program। यानी ये जो EUNAVFOR है और भारतीय नौसेना विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत तैनात समुद्री डकैती अभियानों और जहाजों की सुरक्षा सहित अनेक मुद्दों पर साथ में काम भी करते हैं। चूंकि दोस्तों, इस तरफ जो हिंद महासागर का यह एरिया है, यहाँ पर हमारे जो जहाज हैं
या यूरोपियन कंट्री के जहाज हैं, इन समुद्री लुटेरों के द्वारा यहाँ पर इनको ऊपर जो है कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से इनसे बचाव के लिए यह एक्सरसाइज की जा रही है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एयर इंडिया एक्सप्रेस operates India's first international flight with fully कोविड-19 वैक्सीनेटेड क्रू। यानी भारत की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट सेवा हो गई है एयर इंडिया, जिसके पूरे क्रू को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन और जिसने उड़ान भरी है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, द बजट विंग ऑफ एयर इंडिया, हैज स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट इन विच ऑल क्रू मेंबर्स हैव रिसीव्ड द कोविड वैक्सीन। कोवैक्सीन भी एक वैक्सीन है, जैसे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, हाँ याद रखेंगे, स्पुतनिक वी। तो इस तरह से द फर्स्ट फ्लाइट नंबर IX-191 ऑफ दिस सर्विस विच स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। यानी दिल्ली से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरा। हालांकि विस्तारा हैज रिसेंटली ऑपरेटेड ए डोमेस्टिक फ्लाइट बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई विथ ए फुल्ली वैक्सीनेटेड कैबिन क्रू। यानी विस्तारा ने किया था, लेकिन वह क्या है, स्थानीय लोकल घरेलू जो है सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय सेवा में एयर इंडिया ने ही किया है। तो विस्तारा ने जो है ये जो सबको टीका लग चुका है। हाउएवर दिस फार नो इंटरनेशनल सर्विस हैड बीन स्टार्टेड विथ ए फुल्ली वैक्सीनेटेड क्रू। तो इस तरह से नॉर्मल फ्लाइट सर्विस हैव बीन हाल्टेड सिंस द नेशन वाइड लॉकडाउन इन मार्च लास्ट ईयर। पूरे मतलब पिछले मार्च से ही देशव्यापी लॉकडाउन के वक्त से ही जो नॉर्मल फ्लाइट हैं वह सब सेवाएं रुकी हुई हैं। तो फ्लाइट एक्टिविटी वाज ओनली इनिशिएटेड व्हेन द वंदे भारत मिशन, पिछले साल हम लोगों ने खूब डिस्कस किया था इसके बारे में, वीगन फ्रॉम ब्रिंगिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन अदर कंट्री। यानी जो हमारे देश के लोग फंसे थे विदेशों में, उन्हें लाने का कार्य किया जा रहा था। इसके लिए हमारी सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत, यानी अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पिछले महीने तक करीब 7,005 यानी 7,005 फ्लाइट संचालित की और कुल 16,30,000 यात्रियों को लाने का काम किया। किसने? एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट सर्विस इन इंडिया टू लैंड passenger from Abu Dhabi on Indian soil for the first time on 7th March under the Vande Bharat mission, and now it is setting a record by operating the first international flight in which all members are vaccinated। यानी इसने यह दोनों रिकॉर्ड बनाया, वंदे भारत मिशन के तहत भी सबसे ज्यादा इसने सेवा दी और पहली जो पूरे उसके क्रू मेंबर वैक्सीनेटेड हैं और उसको जो है उसने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी उड़ी। तो इस तरह से यह दोनों फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इको फ्रेंडली हैंड सैनिटाइजर। आप देख रहे हैं हम लोग हाथ धुल धुल कर हाथ एकदम सूख जा रहा है, तो उसमें एल्कोहल है और भी जो है एल्कोहल के अलावा और भी उसमें केमिकल, जिसकी वजह से हाथों में बहुत लोगों के रेशेस पड़ते जा रहे हैं। तो एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, it has developed an eco-friendly hand sanitizer that is effective against the virus for a long time and reduces the need for frequent use। जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि हर आधा घंटे में हाथ को धुलते रहें, लेकिन यहाँ पर इसको यह ज़्यादा देर तक काम करेगा, बार बार धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेड दैट, अब ये जो इसका नाम है याद रखना, वाइनोवेट बायोसोल्यूशन हैज डेवलप्ड एन एल्कोहल फ्री, इसमें एल्कोहल है ही नहीं, वाटर बेस्ड नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन टॉक्सिक हैंड सैनिटाइजर विद द हेल्प ऑफ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को याद रखिएगा। द प्रोडक्ट हैज कंप्लीटेड clinical trial accredited by the Central Drug Standard Control Organization for hand sanitizer. It is extremely effective in killing the virus। यह वायरस को मारने में बेहद कह सकते हैं कारगर सिद्ध होगा। तो this hand sanitizer remains effective on the virus for a long time, due to which there is no need to use it again। यानी आप इसको बार बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स slowly and continuously releases silver ion that kill viruses
that come in contact with them, यानी यह स्लोली धीरे धीरे सिल्वर आयन छोड़ते हैं जो चांदी के नैनो पार्टिकल्स हैं, और जो उसके संपर्क में आने वाले वायरस हैं उसका खात्मा कर देती है। तो यह चांदी के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वायरस का खात्मा करने में तो प्रभावी हैं, इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एनआईवी आदि के खिलाफ भी काफी प्रभावी है। और दोस्तों यह जो इसकी जो सह संस्थापक हैं इस स्टार्टअप की, वाइनोवेट्स वैल्यू सॉल्यूशन की सह संस्थापक और सीईओ डॉक्टर अनुपमा इंजीनियर है। तो ये बहुत जल्द ही मार्केट में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया मेंटेन इट्स 43rd रैंक, यानी 2019, 20 एंड 21 लगातार 3 साल से यह 43 रैंक पर काबिज है। और ध्यान रखेंगे कि टोटल 64 देशों में भारत की 43 रैंक है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसके बाद स्वीडन सेकंड पोजीशन पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, वेलफेयर बेनिफिट्स एंड सोशल कोहेशन were key to economic performance in the 2021 ranking. तो while Denmark moved one spot down to the 3rd rank, तीसरे स्थान पर, the Netherlands retained its 4th place and Singapore slipped to the 5th place from its top ranking in 2020. तो इस तरह से 5वें स्थान पर पहुंच गया है सिंगापुर। और यह जो है किस मानक पर, इसको इन किन कारकों पर, इसको किसके बेस पर, द कंट्रीज वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ 4K फैक्टर। तो ये 4 कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफिशियंसी एंड बिजनेस इफिशियंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा देखा जाता है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इन चारों कारकों के माध्यम से देशों को रैंक दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू IMD, इंडिया हैज मेंटेन इट्स पोजीशन फॉर पास्ट 3 ईयर। ये मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, तो एशिया में सिंगापुर टॉप पे है, यानी एशिया की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि वर्ल्ड लेवल पर वह 5th रैंक पर है। इसी तरह से हांगकांग 7th रैंक, 33 ईयर के बाद इसने लंबी छलांग लगाई है, नहीं तो टॉप 10 में नहीं था, ये टॉप 7 में आ गया है। और सॉरी, ताइवान 8वें स्थान पे आ गया है ताइवान के लिए, हाँ ये ध्यान रखेंगे। हांगकांग, चीन, तो यानी टॉप 4 में यही लोग हैं। और ब्रिक्स देशों में बात की जाए तो टॉप में चीन है, हालांकि उसकी 16th रैंक है। भारत की 43 है दूसरे नंबर पे, रूस जो है 45वें नंबर पे है, ब्राजील 57 है और दक्षिण अफ्रीका 62 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स देशों में, यानी BRICS, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में, यानी कि इसमें ब्रिक्स में कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत चीन के पीछे ही है, हालांकि दुगने का अंतर है। ठीक है, दुगने से ज्यादा का अंतर है, फिर भी हम लोग दूसरे स्थान पर हैं ब्रिक्स देशों में। तो ये आंकड़े ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, ईरान में इलेक्शन हुआ है और आज उसका रिजल्ट आ चुका है। इब्राहिम रईसी, यार ध्यान रखेंगे, ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के कट्टर समर्थक हैं। कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी, ए स्टंच सपोर्टर ऑफ द कंट्री सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई एंड द हार्डलाइन जुडिशरी चीफ on the presidential election in Iran by a huge margin। बहुत ज्यादा अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। in the presidential election this time the lowest turnout in the history of the country was recorded, यानी इस बार के चुनाव में सबसे कम मतदान हुआ है। as per the preliminary result, रईसी गार्नर्ड 1,78 लाख वोट्स। इस तरह से देख सकते हैं 1,78 लाख वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह से चुनावी दौड़ में एकमात्र उम्मीदवार, वो भी उदारवादी हैं, लिबरल उम्मीदवार अब्दुल नासिर हेमाती, द ओनली मॉडरेट कैंडिडेट इन द इलेक्टोरल रेस
fell far behind, बहुत पीछे रह गए. However, the judiciary chief scored a major victory after Khamenei disqualified रईसी's strongest rival. यानी रईसी को उन्होंने बोल दिया था कि उनकी बड़ी जीत होगी और प्रतिद्वंदी को अयोग्य करार कर दिया था. यही कारण है कि सबसे ज्यादा इनको वोट मिला है. और इस तरह से इस बार मतदान में प्रतिशत 2017 के पिछले राष्ट्रपति के चुनाव के मुकाबले काफी नीचे रहा. उसके कारण बहुत सारे हैं, कोविड-19 भी कह सकते हैं. तो इस तरह से रईसी की जीत आधिकारिक घोषणा के बाद वह पहले ऐसे ईरानी राष्ट्रपति होंगे जिन पर पद संभालने से पहले ही अमेरिका बैन कर चुका है. He was banned in 1988 for the mass murder of political prisoners and as the head of the internationally criticized Iranian judiciary. ये ध्यान रखेंगे. और यहाँ ईरान आप देख सकते हैं कि यह जो है गल्फ फारस की खाड़ी है, यह जो है अरेबियन सागर है, ओमान की खाड़ी, और यहीं पर हारमुज स्टेट है. स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है. इधर पाकिस्तान इसके पश्चिम में है, अफगानिस्तान को स्पर्श करता है, तुर्कमेनिस्तान को भी स्पर्श करता है, विश्व की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सागर झील को भी स्पर्श करता है. अजरबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है, तेल क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यह भी टच करता है. आर्मेनिया की येरेवन ये भी स्पर्श करता है. टर्की की अंकारा ये भी स्पर्श करता है. इराक की बगदाद ये भी स्पर्श करता है, चूंकि विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर. इराक की जो राजधानी है बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है. यहाँ पे जग्रोस माउंटेन है, माउंट एल्बर्ट्स, देवबंद यहाँ की चोटियां हैं, और ईरान में दस्ते कबीर और दस्ते लुत नामक डेजर्ट भी पाया जाता है जिसका जिक्र हम कर चुके हैं. अब बढ़ते हैं दोस्तों एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में. ड्यू टू क्लाइमेट चेंज सी लेवल में राइज इन लक्षद्वीप एट द रेट ऑफ 0.9 मिलीमीटर पर ईयर. तो जलवायु परिवर्तन के चलते 0.9 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से लक्षद्वीप में बढ़ सकता है समुद्र का जल स्तर. दोस्तों समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो इसके कई द्वीप समुद्र में समा जाएंगे. द सी लेवल अराउंड लक्षद्वीप आइसलैंड में राइज एट द रेट ऑफ 0.4 to 0.9 mm per year. So the information has come to the fore in recent research published in the journal Regional Study in Marine Science, in which it has been estimated in different scenarios for greenhouse gases. The study has said, यानी इससे जो है जानकारी मिल रही है कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए अलग अलग परिदृश्यों में इसका अनुमान लगाया गया है. तो इससे क्या होगा, वहां के एयरपोर्ट और घरों पर इसका असर पड़ सकता है. The study highlight that the way the temperature is increasing around the world and the climate is changing, due to which the sea level is also increasing. तो इस तरह से दुनिया भर में जिस तरह से तापमान में वृद्धि हो रही है, जलवायु में चेंजेज आ रहे हैं क्लाइमेट में, इसके कारण समुद्र का स्तर, जल स्तर बढ़ेगा. इससे बहुत सारे आइलैंड इसी समुद्र में समा जाएंगे. तो यह शोध आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है. अकॉर्डिंग टू द स्टडी, स्मॉल आइलैंड लाइक चेतलट, याद रखेंगे चेतलाट एंड अमीनी दीवी, अभी मैं मैप में चर्चा करूंगा, इन सब के भूमि को नुकसान होने की आशंका है. प्रोजेक्शन मैपिंग से भी पता चला है कि 60 to 70% ऑफ एग्जिस्टिंग कोस्टल लाइन इन अमीनी आइलैंड एंड 70 to 80% ऑफ लैंड इन चेतलाट आर लाइकली टू बी डैमेज्ड. तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यही नहीं मिनिकॉय और कावारत्री भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण संवेदनशील है. और हाइवर द ऑल इमिशन सिनेरियो एंड्रोट आइसलैंड, एंड्रोट जो वहां का द्वीप है, वह जलस्तर, बढ़ते जलस्तर पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा उस पर, तो वह सुरक्षित रहेगा. और इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकता है. तो इस तरह से एकमात्र एयरपोर्ट भी है जो वह भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, और वो अगैती द्वीप में स्थित है, दक्षिणी सिरी में स्थित है ये जो एयरपोर्ट है, और लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है. तो इस तरह से सदी के अंत तक इस द्वीप समूह पर समुद्र का जल स्तर 0.78 मीटर तक इंक्रीज हो सकता है. ऑल्दो दिस एस्टिमेट इज मच लोअर देन द आईपीसीसी फोरकास्ट फॉर ऑफ ए ग्लोबल सी लेवल. तो आईपीसीसी क्या है? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. याद रखना, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1988 में इसकी स्थापना की गई थी आईपीसीसी की. यह जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देता है. उसने कहा है कि 0.8 to 2 मीटर तक इंक्रीज हो सकता है.
हालांकि हमारे देश में 0.8 से कम है, 0.78 है। तो इस तरह से अभी वह कयास लगाया जा रहा है कि इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में, तो ये 8 डिग्री चैनल है, इट इज सेपरेट टू, यानी यह अलग करता है, यानी ये मिनिकॉय द्वीप है, इसके नीचे मालदीव है। याद रखना 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारत्री को अलग करता है। यहाँ पर ये सारे आइलैंड देखो, अमीनी द्वीप है, चेतला द्वीप है, चेरिया बिनानी है, एंड्रोड द्वीप है, काल्पेनी द्वीप है, अगेती द्वीप है, कादरमात द्वीप है, सुहेली द्वीप है, ये सारे एंड्रोड द्वीप ये वाला है, ये सुरक्षित रहेगा। ये काल्पेनी आइलैंड है, तो इसको मैप में एक बार जरूर देखिएगा। और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाँ, याद रखेंगे सबसे छोटा एरिया वाइज और जनसंख्या के आधार दोनों पर सबसे छोटा है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ मलयालम और अंग्रेजी बोली जाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों व्यक्तित्व में। इंडियन ओरिजिन जज नेम्ड जस्टिस ऑफ कनाडा सुप्रीम कोर्ट, भारतवंशी जज कनाडा सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत न्यायमूर्ति नामित हुए हैं। इनका नाम है, भारतीय मूल के हैं, भारतवंशी हैं, महमूद जमाल। तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैज नेम्ड मोहम्मद जमाल द फर्स्ट मैन ऑफ कलर एंड फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एज ए जज इन द कंट्री सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हें नियुक्त किया गया है। जमाल 2019 से ओंटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो यह जो है ट्रूडो ने कनाडा की सर्वोच्च अदालत में पहली शरणार्थी और यहूदी महिला रोजली लिलबरमैन अबेला के सेवानिवृत्त होने के बाद जमाल के नाम का ऐलान किया है। और जमाल 1981 में अपने परिवार के साथ कनाडा आए और लॉ की स्टडी किया। मोहम्मद जमाल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बिफोर मूविंग ऑन टू मैगिल यूनिवर्सिटी एंड देन याले यूनिवर्सिटी ऑल्सो। तो इस तरह से याद रखेंगे 1967 में नैरोबी में इनका जन्म हुआ था। यह इनके परिवार भारत से पलायन कर गया था और परिवार बाद में 1969 में ब्रिटेन भी चला गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते दोस्तों अवार्ड्स में। बोस्नियाई जो है यह कह सकते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनका नाम है माइदा बिलाल, याद रखेंगे। इनको गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है। तो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2021 से इन्हें नवाजा गया है। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम माइदा 5 other environmental activists have been given this award। और यह जो है किसके लिए इनको दिया गया? बोस्निया में एक क्रूशिका रिवर बहती है जो कि 1.5 लाख लोगों के लिए मुख्य जल का स्रोत है। तो 2016 में वहां पर एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां पर प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही थी, जिसका वह विरोध कर रही थी और वह सुनने को तैयार नहीं थी। 2017 से वो लगातार 500 दिनों तक उसका पहरा किया। इसके लिए उनके पिताजी को जेल भी जाना पड़ा, उनको भी बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन अंत में वह सक्सेस रहीं और इस तरह से इनको यह अवार्ड दिया गया। तो 2017 के अंत में क्रूशिका नदी की रक्षा के लिए इसे बनाया था। क्या था यह? इको बेस्ट्रो नागरिक संघ की वह सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं और यह इकोनॉमिस्ट भी हैं, अर्थशास्त्र पढ़ी हुई हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा सर्बिया को बारे में देख लीजिए। ये इसकी राजधानी है सेराजेवो। यह इधर क्रोशिया इसको स्पर्श करता है, यहाँ तक पूरा क्रोशिया से घिरा हुआ है। बाल्कन प्रायद्वीप के पर स्थित है। इसकी 26 किलोमीटर ही तटी, हालांकि इसे लैंडलॉक्ड कहा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये मॉन्टेनेग्रो है, सर्बिया है यह, तो इसकी राजधानी ये ध्यान रखेंगे। और जैव विविधता यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ, बहुत सारे खनिज यहाँ सब पाए जाते हैं। एड्रियाटिक सी कोई देख रहे हैं ना, टच कर रहा है थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम फ्रॉम 31 मार्च 2021 टू 31 दिसंबर 2021। तो इस तरह से 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। किसने? एमएसएमई मंत्रालय ने। तो इस तरह से एमएसएमई मंत्रालय ने सितंबर 2015 में केंद्र राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एमएसएमई के पंजीकरण में आसानी और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उद्योग आधार को अधिसूचित किया था। तो उद्योग आधार मेमोरेंडम, जिसे यूएएम कहेंगे, कैन बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन द पोर्टल क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो दोस्तों यूएएम इज ए 1 पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच कॉन्स्टिट्यूट
a self-declaration format under which the MSME will self-certify its existence, bank account detail, promoter owners, आधार डिटेल एंड अदर मिनिमम इंफॉर्मेशन, इन सब को जो है इंफॉर्मेशन देना होगा। तो देयर शैल बी नो फी फॉर फिलिंग द उद्योग आधार मेमोरेंडम ऑन सबमिशन ऑफ द फॉर्म। उद्योग आधार एक्नॉलेजमेंट शैल बी generated and mailed to the email address provided in the उद्योग आधार memorandum which shall contain unique उद्योग आधार नंबर, जिसे UAN कहते हैं, याद रखेंगे। इस तरह से स्पोर्ट न्यूज में हम बात करेंगे इंडियाज ग्रेट स्प्रिंटर मिल्खा सिंह। इनको उड़न सिख के, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों बहुत रोचक है, फ्लाइंग सिख की उपाधि इन्हें पाकिस्तान ने दिया था। तो इनका जन्म 1929 में गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। तो ही वॉज अनलकली टू हैव मिस्ड आउट ऑन ओलंपिक मेडल एज ही फिनिश्ड ए close fourth in the 400 meter final at 1960 रोम ओलंपिक। तो इसका उनको काफी मलाल था, काफी दुखी हो रहे थे। तो पाकिस्तान से इनको आमंत्रित किया गया उनको रेस में भाग लेने के लिए। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें तैयार किया कि आप जाइए, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में फिर वह हिस्सा लिए और वहाँ पर जो पाकिस्तानी धावक था उसका ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये अकेले पड़ रहे थे। ऐसे में वह उस प्रतियोगिता को जीते, जिसमें पाकिस्तान के उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा कि आज तुम दौड़े नहीं हो, उड़े हो। और इस तरह 1951 में मिल्खा सिंह सेना में भर्ती हुए थे। मिल्खा सिंह ने साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर, 400 मीटर में भी रिकॉर्ड बनाया था। और इसी तरह से जो है इनका याद रखिएगा कि उन्होंने उसी साल टोक्यो में आयोजित एशियन गेम में 200, 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल भी जीता था। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम में जो कार्डिफ इंग्लैंड में हुआ था उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। इस तरह से मिल्खा सिंह रिमेन इंडियाज greatest Olympian for decade with his stellar performance in 1960 Rome Olympic and 1964 Olympic in Tokyo। तो इस तरह से ग्रेट ओलंपियन बने रहे और 1962 में जकार्ता एशियन गेम में उन्होंने 400 मीटर और 400 मीटर यानी रिले दौड़ में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। और 1959 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों दिवस में। आज नेशनल रीडिंग डे है, खूब पढ़िएगा आज। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सेलिब्रेट कर रहा है 19 जून को, हर साल नेशनल रीडिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। और वो भी केरल के पुस्तकालय के आंदोलन के जनक थे स्वर्गीय PN पनिकर के सम्मान में मनाया जाता है। आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि 1995 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यह 26वां राष्ट्रीय पाठन दिवस मनाया जा रहा है। 1996 में पहला राष्ट्रीय पाठन दिवस मनाया गया था। तो ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में अबाउट यजुर्वेद। कल हम लोगों ने ऋग्वेद की बात की थी, आज यजुर्वेद की बात करेंगे। तो यजुर मतलब इट डिराइव फ्रॉम द वर्ड याजुस, याद रखेंगे यजुस। तो यजुस मीन्स क्या है, इसका मतलब होता है यज्ञ। हाँ ध्यान रखेंगे, समर्पण ध्यान रखेंगे। तो द प्रोज हाइमन uttered in the योग्य यानी यज्ञ आर कॉल्ड यजुस, यानी यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। ये गद्य में लिखा गया है। और यजुर्वेद वाज कंपोज्ड इन कुरुक्षेत्र रीजन। कहां पर इसकी रचना हुई है? कुरुक्षेत्र में। जैसे ऋग्वेद के बारे में पंजाब बोला जाता है। तो द कंपोजिशन ऑफ दिस वेदा इज 1400 to 1000 BC इज कंसीडर्ड ऑफ। इस वेद की जो रचना काल है 1400 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। द यजुर्वेद गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक इरा। और आज भी यह प्रासंगिक है। इन दिस वेदा देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर यज्ञ एंड हवन, हेंस इट इज ए रिचुअलिस्टिक बुक। यानी कर्म कांड प्रधान यह ग्रंथ है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द आर्यन इज फाउंड इन दिस वेद। द मंत्रास ऑफ यजुर्वेद वर रिसाइटेड बाय ए
प्राइस्ट नेम्ड, इसको कहा जाता है अध्वर्य। यजुर्वेदों के मंत्रों का जो उच्चारण होता है उसको अध्वर्य नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है, प्रीस्ट द्वारा। द टू मेन पार्ट्स ऑफ द यजुर्वेद आर कृष्ण यजुर्वेदा एंड शुक्ल यजुर्वेद। इस वेद में उत्तर वैदिक युग के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन से जुड़ी जानकारी मिलती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, वर्ण आश्रम, यह सब इसमें मिलती है। इस वेद में अश्वमेघ जैसे राजसूय इन सभी यज्ञों का भी अवलोकन किया गया है। और ऋग्वेद से 663 मंत्र यथावत यजुर्वेद मिलते हैं, हालांकि ये इससे डिफरेंट है। तो यजुर्वेद का वेद का एक ऐसा प्रभाग है जो आज भी जन जीवन में अपना स्थान किसी न किसी रूप में बनाए हुए है। संस्कारों, यज्ञ, कर्म कांडों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद के ही हैं। इसमें 5 शाखाएं हैं: काठक, कपिस्थल, मैत्रेयाणी, तैत्रीय, वासजनेयी। यजुर्वेद डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेज, इसे ध्यान रखें। और द फॉलोइंग उपनिषद आर आल्सो एसोसिएटेड विथ यजुर्वेदा: श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, ईश, प्रश्न, मुंडक, मुंडकोपनिषद, हाँ याद रखना, और मांडुक्य, मुंडक, मांडुक्य, ये सब जो है यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। सीधे सीधे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं ज्योति गर्ग, रुपिंदर कौर, मधु आशुतोष, रोली सरोज, सुभाष रानी, वीरपाल सिंह, विवेक यादव, अंकिता राठौर, निधि राठौर, विनोद जायसवाल, आरटी शर्मा, सूरज उपाध्याय, मिली, एकता, ध्रुव पारिक, आयशा रहमान, रेणु बाला, उज्जवल चौबे, तपस्विनी बिस्वाल, तोहफा शबा तश्कीन, मोनिका तिवारी, गुप्ता प्रतिमा, अदिति, आर्ची तिवारी, दिव्या अग्रवाल, गंगास निकेत, कोमल कुमारी, एवी इंसाइट, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन EUNAVFOR naval exercise with the naval force of which country? जापान, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरलाइन हैज ऑपरेटेड द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट विथ ए फुली कोविड-19 वैक्सीनेटेड क्रू? विस्तारा, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, जेट एयरवेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज इंडिया ऑब्टेन इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? 40, 42, 43, 44. And next question है, which Pune based company has developed an eco-friendly hand sanitizer that is effective against the coronavirus? तो यह है विनोवेट बायो सोल्यूशन, रेनोवेट सोल्यूशन, बायोलिन फार्मा, क्लीन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान? सईद जलीली, हसन रूहानी, अली निकजाद, इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021? किमिको हिरता, मैदा बिलाली, ग्लोरिया मजीगा कामोतो, शेरेन लिविग्रे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना? बेलग्रेड, जाग्रेब, बुखारेस्ट, साराजेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख? जीव मिल्खा सिंह, पीटी उषा, निर्मल सैनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल रीडिंग डे सेलिब्रेटेड? 14 जून, 15 जून, 17 जून या 19 जून? एंड लास्ट प्रश्न है, इन विच स्टेट वाज यजुर्वेदा कंपोज्ड? कहां पर रचना हुई थी? पंजाब, कुरुक्षेत्र, वैशाली या द्रविड़? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।